गुड न्यूज 20 दिसंबर सुबह 7:30 बजे हो रहा है फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर कर लीजिएगा। ईमेल पर कंफर्मेशन ईमेल आएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। धमाका स्ट्रेटजी सिखाएंगे, सीखने में हेल्प होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक के बाद एक आईपीओ खुल रहे हैं, नंबर कम नहीं हो रहे हैं और हम भी लगातार अपडेट कर रहे हैं। इसीलिए आज हम कवर करेंगे दो आईपीओ को, डैम कैपिटल एडवाइजर और सनातन टेक्सटाइल के बारे में। ठीक है, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, अप्लाई करने के लिए डीमेट खाता चाहिए, तो भैया हमें भी सपोर्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डीमेट अकाउंट ओपन करके हमें प्यार देना बिल्कुल मत भूलिए। और आई होप बाकी वीडियो को आप देख ही पा रहे होगे, नहीं देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा, तो वीडियो अपलोड होने पर आपके मोबाइल पे भी घंटी बजेगी और आपको पता चल सकेगा। और बाकी आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है, आईपीओ मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल है, क्विक अपडेट आ रही है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्विक अपडेट चाहिए, जैसा कि आपके सामने प्रूफ दिख रहा है, 2:42 पर जैसे ही अपडेट आई हमने यहाँ पर डाल दिया, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर सिर्फ आईपीओ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। ट्राई कीजिए, ज्वाइन कीजिए और पता कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस टेक्सटाइल की कंपनी से, जो 2005 में शुरू हुई थी। पॉलिस्टर यार्न मैन्युफैक्चर करती है और ग्लोबल सप्लायर है कॉटन यार्न की। ध्यान से रखिएगा, 3 सेगमेंट में इनका यार्न बिजनेस जो वर्टिकल है वो डिवाइड है। पॉलिस्टर यार्न प्रोडक्ट, कॉटन यार्न प्रोडक्ट और यार्न फ्रॉम टेक्निकल टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल यूजेस। ठीक है, तो अगर हम अभी तक की जर्नी की बात करें तो इनके पास 3200 एक्टिव यार्न वैरायटी है और 45,000 एसक्यू मैन्युफैक्चर है एज पर डेटा सिंस 2021। ठीक है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 14,000 प्लस यार्न वैरायटी की, 1,90,000 एसक्यू है फॉर वेरिएड एप्लीकेशन। एक्सपोर्ट पे आते हैं तो 14 कंट्री में ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। यहां पर ये सिंगापुर में भी माल भेज रहे हैं, कनाडा भी माल भेज रहे हैं। बट इनका नेटवर्क अगर हम देखते हैं तो 925 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है, जहां पर इनके क्लाइंट में आओ तो सियाराम और कई बड़े नाम हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चाहे डी डिकोर हो, चाहे अरविंद हो, वेल्सपन हो, यानी काफी बड़ा काम है। तो अब ये इंडस्ट्री का क्या कहानी है, क्या इंडस्ट्री अच्छी है, बुरी है, क्या इसमें ग्रोथ है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट बाय वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ कर रहा है अराउंड 2.5 से 3% के सीजीआर से, उससे ज्यादा की कहानी नहीं है। और ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट बाय रॉ मटेरियल सेल में भी हम देखें तो वहां पर ग्रो कर रहा है 2.5 से 3% से। यहां पर इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में हम आते हैं तो सेम कहानी आप देखोगे कि अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 4 से 6% और डोमेस्टिक मार्केट 7 से 8% के सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है। 305 से 321 का प्राइस बैंड है, जहां पे 550 करोड़ का इशू साइज है, 400 करोड़ का फ्रेश इशू और 150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 19 दिसंबर को खुल के 23 दिसंबर को बंद हो जाएगा। अगर इनके फाइनेंशियल पे नजर डालें तो एसेट में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू घटा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटा है, नेटवर्थ बढ़ा है और कर्ज बढ़ गया, यानी फाइनेंशियल बड़े ही वोलाटाइल हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जहां पे इनका मैक्सिमम रेवेन्यू पॉलिस्टर यार्न प्रोडक्ट से आता है, बाकी अदर है। तो अब जैसे कि इन्होंने कहा हम विदेशों में माल बेचते हैं, तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई। कहने को विदेश है बट मोस्टली रेवेन्यू इनका देश से आ रहा है, 96.57%। आरओसी आरओई 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है, जहां पर ये 11% के पास है। डेट टू इक्विटी 0.49 है, यानी कर्ज इतना ज्यादा नहीं है कि टेंशन है, बहुत आराम से होगा। इंडस्ट्री पी 29 का है और इनका 17.25 का, यानी वैल्यूएशन ये ठीक ठाक सही लेकर आए हैं। और जब पीयर से कंपेरिजन करते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी इनका ठीक ठाक खरा है और वैल्यूएशन सस्ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इस सेक्टर ने रिटर्न दिया है, तो मोटा मोटा आप पा रहे हो कि रिटर्न दिया है। प्लस मैं यहां पर एक चीज और बता दूं, ये रिटर्न से एक टेक्सटाइल सेक्टर की एक चीज दिखा देता हूं, टेलीग्राम पे जुड़े रहने का फायदा मिल जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर ऑन ब्लास्ट लास्ट वीडियो बनाई थी, तो टेक्सटाइल सेक्टर में क्यों ब्लास्ट है, क्या है, और अब भी टेक्सटाइल सेक्टर आगे भी चलने वाला है, तो थोड़ी सी वीडियो देख लीजिएगा और फायदा मिल जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर में कई सारे स्टॉक ब्रेकआउट पे भी खड़े हैं, तो वहां पर पैसे का क्या यूज करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, कर्ज को कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में करेंगे, सीधी सी बात है। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या है कि टेक्सटाइल बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और बांग्लादेश क्राइसिस का फायदा मिल रहा है, जिसके कारण मैंने कहा कि आने वाले समय में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी रह सकती है। इनके क्लाइंट तो काफी बड़े दिग्गज नाम है जो आप देख लिया। 72% फ्रेश इशू है, जो अगेन एक पॉजिटिव बात है, यानी पैसा कंपनी में जा रहा है, प्रमोटर के या इन्वेस्टर के पॉकेट में नहीं जा रहा है। वैल्यूएशन रेशियो ठीक ठाक है, बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, पीयर में सही वैल्यूएशन पे आए हैं,
ठीक है, पीयर ने अच्छा रिटर्न दिया है, कंपनी कैसे पैसे को यूज करेगी उसका क्लियर प्लान है। लेकिन निगेटिव क्या है, तो फाइनेंशियल आपने देखा, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या हुआ है, घटा है, जो अच्छी बात कभी भी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इनका कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ। तो ये किसी कुछ फ्यू सप्लायर हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, तो यानी एक धंधे में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो वो एक एंगल है जो इंपैक्ट डालता है, और वो एक निगेटिव पॉइंट मुझे लगता है जो मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है। अगर कंपनी फेल हो जाती किसी भी तरह के प्रोडक्ट डिमांड को पूरा करने में इन्वेंट्री के लेवल पे, तो वो अगेन बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है। चूंकि टेक्सटाइल बिजनेस है तो भैया बहुत पैसा लगता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल हमेशा रिक्वायरमेंट चाहिए, और वो कभी भी थोड़ा भी कम बेस हो तो मुश्किल होता है। इनका जो मोस्टली सेल है वो गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से निकल के आता है, जो मैंने यहां पर दिखाने की भी कोशिश की है कि भैया 62% का रेवेन्यू इन 3 स्टेट से आ रहा है, यानी 3 स्टेट पर डिपेंडेबल है। तो इतना काम करते हुए आगे क्यों नहीं बढ़े, दूसरे स्टेट में क्यों नहीं गए, ये सोचने वाली बात है। इनका बिजनेस में सिलवासा, दमन, दीव प्रोडक्शन फैसिलिटी पे, तो यानी ये 3 जगह में कभी भी कुछ भी दिक्कत आती है तो प्रोडक्शन रुक सकता है, जो अगेन निगेटिव है। तो अब जीएमपी क्या है, जीएमपी अभी अंडा है, इसमें कोई छेड़खानी या गर्माहट नहीं आई है। ऊपर से आज मार्केट गिर गया है, तो आपको पता ही है मार्केट गिरते ही जीएमपी और गिर जाता है। तो जैसे जैसे और जीएमपी अपडेट होगा मैं यहां पर अपडेट करता हूं, आपको पता है जो हमारी वेबसाइट पे जीएमपी का सेक्शन है, तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो, और बाकी मैं टेलीग्राम में सब कुछ अपडेट करता रहता हूं हर घंटे 2-2 घंटे के आधार पे। तो ये है पहला। अब हम बात करेंगे दूसरा का, और तब फाइनल समरी बनाएंगे। यूट्यूब मेंबरशिप या इलीट मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इलीट मेंबरशिप मोबाइल पर अब एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर आ चुका है, तो हर एक न्यूज सबसे पहले मिलेगी, और जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे वो रहेंगे दूसरों से आगे। क्या सही क्या गलत, मेरा विजन, हर हफ्ते एक वीडियो और लाइव मार्केट बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और सीखते रहिए, कमाते रहिए। अब बात करते हैं दूसरे आईपीओ के बारे में, डैम कैपिटल के। 1993 में शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंक का इनका धंधा हो गया, आप ऐसे समझ लो। फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो बिजनेस में दे रहे हैं उसमें क्या धंधा दे रहे हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंप्राइजिंग इक्विटी कैपिटल मार्केट, जिसको ईसीएम कहा जाता है, जो मर्जर और एक्विजिशन है वहां पर भी ये रोल प्ले करते हैं। प्राइवेट इक्विटी यानी पी में रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एडवाइजरी में रोल प्ले करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इक्विटी कंप्राइजिंग ब्रोकिंग एंड रिसर्च में ये रोल प्ले करते हैं। तो अब धंधा तो आपने समझ लिया, बट अचीवमेंट क्या है, तो 72 ईसीएम यानी इक्विटी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन को इन्होंने कंप्लीट किया। 27 आईपीओ, 16 क्यूआईपी, 6 ओएफएस, 6 प्रीफरेंशियल इशू, 4 राइट इशू, 8 बायबैक, 4 ओपन लेटर, 1 रीट आईपीओ। तो जो इस तरह के जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन देखते हो, चाहे वो आईपीओ पे हो, क्यूआईपी पे हो, ओएफएस पे हो, प्रीफरेंशियल इशू पे हो, इन सब को डील करते हैं, और उसमें अभी तक 72 एग्जीक्यूट कर दिया अच्छे तरीके से। 23 एडवाइजरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया, जिसमें M&A एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी, स्ट्रक्चरल फाइनेंस एडवाइजरी, ब्लॉक ट्रेड जैसी चीजों को प्रॉपर वे में क्लाइंट के लिए एग्जीक्यूट कराया है। तो ये क्या हुआ, ये जो काम मैंने बताया उसको किस तरीके से क्लाइंट के लिए एग्जीक्यूट कराया, कितना कराया, वो मैंने बताया। 263 एक्टिव क्लाइंट है, जिसमें रजिस्टर्ड एफपीआई भी हैं, यूएसए, यूके, यूरोप, हांगकांग जैसे डिफरेंट कंट्री से हैं। तो भैया काम सही है। 1993 में शुरू हुई थी कंपनी, ठीक है, और किस तरीके से ये बढ़ती चली गई, खुद को इंप्रूव करती चली गई 1993 से 2020 तक, वो मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। 19 दिसंबर को खुल के 23 दिसंबर को बंद हो जाएगा। 269 to 283 का प्राइस बैंड है। 840 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें 840 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी पूरा का पूरा इन्वेस्टर या प्रमोटर अपना माल बेच के निकल रहा है और आपको चिपका रहा है। जहां पर हम बात करें एसेट में खतरनाक इंप्रूवमेंट, रेवेन्यू घटा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटा है, नेटवर्थ बढ़ा है, और कंपनी पे कर्ज बढ़ा है। एक चीज ध्यान रखिएगा जो बहुत हेल्प करेगी समझने में, वो ये है कि अगर आप देखो तो आईपीओ, क्यूआईपी, ओएफएस जैसी चीजें क्या हुई, अभी सबसे ज्यादा हुई, राइट। अगर पिछले टाइम में देखें तो सोचो कि अगर मार्केट का एक डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, सोचो क्या उस समय आईपीओ आते हैं, आंसर है नो। तो उस समय आईपीओ नहीं आते, तो उस समय इनके रेवेन्यू पर बैड इंपैक्ट दिख सकता है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे रेवेन्यू कहां से कितना आ रहा है, तो आप और हेल्प हो पाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, 68.33 एडवाइजरी फी इनकम है, बाकी ब्रोकरेज एंड ऑल दैट। यानी कहानी क्या है कि डेफिनेटली जो धंधा है, जो चीज से हो रहा है, वो अगर घटेगा तो इंपैक्ट दिखेगा। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में 44.98% का है, जो बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.76 है। आरओई 54% का, जो अगेन धमाकेदार है। इंडस्ट्री पी 23.63 है, बट इनका 28.37, यानी थोड़ा महंगा है, जिसको भूलिएगा मत। अब यहां पर बाकी लिस्टेड कंपनी आपको इनके पीयर दिख रहे हैं, वहां पर इनका अर्निंग पर शेयर क्या है, कम है,
वैल्यूएशन क्या है, कहीं ना कहीं ज्यादा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और क्या बाकी शेयर ने रिटर्न दिए हैं, तो डेफिनेटली बाकी शेयर ने रिटर्न दिए हैं। पूरा का पूरा ऑफर सेल है, तो कंपनी में तो एक भी रुपया जा नहीं रहा है, तो पॉजिटिव क्या है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज वेल एज ब्रोकिंग सेगमेंट में काम कर रही है, जो कि डेफिनेटली ग्रोइंग सेक्टर है, आपको पता ही है। कंपनी का अचीवमेंट का लेवल जो मैंने दिखाया लास्ट पास्ट ईयर्स में क्या किया है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। अगर पी रेशियो को छोड़ दो तो बाकी वैल्यूएशन बहुत अच्छे थे, ये भी सही बात है, और पीयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। निगेटिव क्या है, पूरा का पूरा ओएफएस, जो मुझे कभी भी पसंद नहीं है। फाइनेंशियल ठीक ठाक है, ऊपर नीचे की कहानी है, तो वो एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि अच्छी कंपनी लगातार परफॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद पी क्या है, पी वाइज महंगा है, यानी वैल्यूएशन महंगे हैं। कंपनी जिस जगह काम कर रही है यहां पे रेगुलेशन धमाकेदार है, आपसे अच्छा कौन समझ सकता है सेबी कब कौन सा रेगुलेशन लाए किस कंपनी पर क्या हो, तो वो चीजें जो है ना कहीं ऊपर नीचे धंधे पर करती है, ठीक है। उसके बाद जो ये धंधा मर्चेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी बिजनेस का कर रही है, क्या वो सेंसिटिव मार्केट है, इकोनॉमिक कंडीशन पे मार्केट, जो मैंने पहले ही कहा था, बुलिश मार्केट में धंधा ज्यादा आता है, बेरिश मार्केट में धंधा कम आता है, तो इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है। कंपनी का निगेटिव कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या हुआ, निगेटिव कैश फ्लो कहीं से अच्छी बात नहीं होती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 108 का है, 283 का है, दैट मींस 391, यानी 38% का मोटा मोटा अभी लिस्टिंग गेन देने की उम्मीद आपको जता रही है। तो दोनों कंपनी आपने देख ली कि दोनों कंपनी किस तरह की है, क्या है करके। तो मेरा ये मानना है कि भैया थोड़ा सा सब्र करते हैं, और जो अपडेट होगा मैं दूंगा, क्योंकि मुझे खूब किक वाली कंडीशन नहीं लगी, भले ही आपको डैम वाले में जीएमपी दिखा, बट थोड़ा सा और माहौल बन जाने दीजिए, तो आई विल अपडेट। बट आप मुझे फॉलो करते रहिए, वीडियो को शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू सो मच।